हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप सभी के जेईई मेंस का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जिनको बहुत अच्छे मार्क्स मिले उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और किसी के कारणवश कम मार्क्स आ गए हैं तो उनके लिए नेक्स्ट चांस क्या है, नेक्स्ट अटेम्प्ट। हम यहाँ पर फिर से आगाज सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बेसिक फॉर्मूला, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जेईई मेन 20 एंड 21 में आए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द मैग्नेटिज्म चैप्टर एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, बायो-सावर्ट लॉ। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसकी किसी डीएल पार्ट की वजह से किसी एक डिस्टेंस आर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बायो-सावर्ट लॉ। डायरेक्शन की बात करी जाए तो इसका यूज होता है राइट हैंड थंब रूल में। मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें डीएल क्रॉस आर, मतलब कि हम डीएल से आर की तरफ गए। यहाँ पर हमारा डीएल है, इस तरफ हम आर की तरफ गए तो डीएल क्रॉस आर यानी कि डायरेक्शन कौन सी आई, इनवर्ट डायरेक्शन, यानी कि क्रॉस डायरेक्शन हमारे पास मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। बात करें यहाँ पर यूनिट की तो इसकी यूनिट होती है टेस्ला, टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड या फिर कह सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नेक्स्ट है म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट आंसर में पुट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। जैसे कि मेरे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से किसी एक पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा थीटा 1 को इस डी लाइन से इस तरफ से लेना है यानी कि क्लॉकवाइज, और थीटा 2 को हमेशा लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तभी हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर मैं इस वायर को इनफाइनाइट कर दूं तो उस कंडीशन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डी पॉइंट पर क्या होगी वो निकालना है। जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है इनफाइनाइट वायर, इससे डी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है। तो देखो यहाँ पर अगर वायर मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वाला वायर अगर मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, उस कंडीशन में मेरा जो एंगल थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएंगे, 90 और 90 हो जाएंगे। तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 कितने हो गए, 90। उस कंडीशन में इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 + 1 कितना आया, 2, और 2 से ये 4 एक बार कट गया तो आंसर कितना बचा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। अगर कोई मुझे एक रिंग गिवन है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर O पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पर है जनरल फॉर्मूला। देखो हमें यहाँ पर किसी भी तरीके की आर गिवन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा यही गिवन हो पूरा का पूरा सर्कल। जैसे कि इतना सर्कल दे दिया आधा, या इतना पार्ट दे दिया जिसका एंगल यहाँ पर थीटा हो, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। इसका यूज आगे भी होगा, जेईई में इसके क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। यहाँ पर मेरे पास कोई एक रिंग गिवन है जिसकी रेडियस मुझे r गिवन है, यहाँ से कोई पॉइंट P जो डिस्टेंस x पर गिवन है उस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू रिंग। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको याद रखिए, आपका काम आसान कर देगा, क्योंकि वहां पर जाकर फॉर्मूला डिराइव करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपने पेपर भी देखे होंगे, फर्स्ट सेशन की फिजिक्स लगभग मॉडरेट टाइप चल रही थी, बेसिक फॉर्मूले याद हो फिर भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर वायर के n टर्न्स ले लूँ, मतलब कि जो मैंने रिंग बनाई थी, एक बार मैंने एक लूप से बनाया, अब मैंने 10 वायर एक साथ लपेट लिए इस तरीके से, 10 लूप बना दिए, तो वहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो सिंपल इस n को मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है और वही का वही फॉर्मूला यहाँ पर बना रहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम फॉर्मूला एट इन्फिनिटिव b इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस इनफाइनाइट तक लेके चला जाऊँ, उस कंडीशन में मेरी b कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पूरी की पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, इसके सेंटर पर, वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2r, जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये सेंटर पर होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद दोनों तरफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम देखते हैं सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके किसी अंदर के पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। और एक और चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि θ2 एंड θ1 बोथ आर फ्रॉम सेम साइड, दोनों के दोनों यहीं से लिए गए हैं, इसमें इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर इनफाइनाइट और आइडियल सोलेनोइड। देखो आइडियल सोलेनोइड का मतलब भी यही होता है कि इनफाइनाइट सोलेनोइड मतलब कि बहुत लंबी हमारी सोलेनोइड हो, उस कंडीशन में हमारा बी का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट Ni ओनली। ये बड़ा फॉर्मूला तब यूज नहीं होगा, सिंपल यही होगा। मैक्सिमम केसेस में एग्जाम में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर बाय चांस पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ द सोलेनोइड मतलब कि इस पॉइंट पर पूछ लेता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो हो जाएगी म्यू नॉट Ni/2। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स, टोटल टन्स पर यूनिट लेंथ। एक पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स आ गए हैं वायर के, वो हमारा होता है स्मॉल n। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर इंफिनिटी और आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। देखो नॉर्मली क्या होगा कि हम आइडियल की बात करेंगे तो हमारी सोलेनोइड बहुत लंबी होगी, और बहुत लंबी होगी तो यहाँ पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर हम बी क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये लगभग गॉस लॉ के जैसा ही है, वहां पर क्यू इन करते थे, यहाँ पर आई इन कर रहे हैं। मतलब कि इस लूप के अंदर में जो करंट है उसी को ही हमें काउंट करना है, बाहर वाली को हमें भूल जाना है, यही बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो इनफाइनाइट वायर। हमारे पास एक वायर है, बहुत जैसे समझ लो कि पाइप की तरह ही है, जिसके अंदर होलो है, बिल्कुल खोखला वायर है। वो इसकी रेडियस यहाँ पर हमें आर गिवन है, और उसकी पूरी सरफेस पर आई करंट ऊपर की ओर जा रही है। इस तरीके से आई करंट ऊपर की ओर जा रही है। अगर हम यहाँ पर आर लेस देन आर की बात करें, मतलब कि हम वायर के अंदर किसी पॉइंट पर चले जाएं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो देखो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन, यही फॉर्मूला होता है ना सर्कुलर लॉ का, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन। अब यहाँ पर हमने डी एल क्या लिया, एक छोटी सी यहाँ पर रिंग लिया इनसाइड, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डी एल कितना हो जाएगा 2πr एंड म्यू नॉट आई इन, सॉरी यहाँ पर आई इन। तो आई इन कितना है यहाँ पर, इस डिस्टेंस के लिए देखा जाए तो करंट तो पूरी आउटसाइड थी, अंदर तो करंट कहीं पर है नहीं, तो आई इन कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो यहाँ पर बी कितना हो गया 0, मतलब जैसे ही हम पाइप के अंदर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर होलो वायर के अंदर जाएंगे, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। और अगर हम उसके जस्ट बाहर आ जाएं, उसके सरफेस पर ही आ जाए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I/2πr। और अगर सरफेस से बाहर निकल जाए तो म्यू नॉट I/2πr। ये वही फॉर्मूला है, ये वाला जो हमने इनफाइनाइट वायर के लिए यूज किया था। देखो अगर वायर खोखला है तो कोई बात नहीं, हम उसके बाहर है तो हम हमारे लिए तो सिंपल ये वायर ही रहा। तो वायर के लिए तो हमने सीखा था फॉर्मूला म्यू नॉट I/2πr, तो वही फॉर्मूला है म्यू नॉट I/2πr। अब यहाँ पर अगर बोला जाए कि B और R में ग्राफ बनाओ, तो हम जानते हैं जब तक R इक्वल टू R नहीं आता तब तक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। देन उसके बाद तो यहाँ पर R डिस्टेंस के साथ ये कम होती जा रही है और इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ। देखो इस चैप्टर की बात करी जाए मैग्नेटिज्म की, तो इसमें फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं इस चैप्टर से, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थोड़े से फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सोच लिया है बड़ा कुछ करने का, तो ये फॉर्मूला कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड इनफाइनाइट वायर। पहले वायर कौन सा था हमारा, खोखला था, होलो था। अब अंदर से भी फिल किया हुआ है, जिसमें सभी तरफ से आई करंट मान लेते हैं कि इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम R लेस देन R यानी कि इनसाइड कहीं जाते हैं, उस कंडीशन में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा म्यू नॉट JR/2। ध्यान रखें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट JR/2। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है JEE 2020 में, उसको हम सोल्व करेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट JR/2 वेयर J इज द करंट डेंसिटी, I/A इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखें। अगर हम फिर से R इक्वल टू R पर आ जाए तो वही फॉर्मूला म्यू नॉट I/2πr फिर से रिपीट हो गया, एंड R ग्रेटर देन R के लिए अगेन फिर से वायर बन जाएगा, तो म्यू नॉट I/2πr इज द करेक्ट वैल्यू फॉर्मूला फॉर दिस। एंड अगर यहाँ पर B और R में
हमें कर्व पूछता है, ग्राफ पूछता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो इनसाइड में ये डिपेंड करता है b प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, देन फिर से हमारा फॉर्मूला यही बन जाएगा, ये इस तरीके से कम होती जाएगी। तो इस ग्राफ को अच्छे से ध्यान में रखना है, अगर आए तो डायरेक्ट टिक करके 4 नंबर पक्के करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q V क्रॉस B। ध्यान रखें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कि VB साइन थीटा। अगर F की बात करी जाए तो QVB साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पर QV क्रॉस B। एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर कि देखो हम जानते हैं कि अगर V ये वाला होता और B ये वाला होता तो हमारा फोर्स कौन सा होगा, वो वाला कंपोनेंट जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, V के B एंड B के B। तो अगर मेरा यहाँ पर FM परपेंडिकुलर टू V है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में हमारा चार्ज चल रहा है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होगा किसके, FM के, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज चल रहा है, अगर यहीं पर V है तो, और यहाँ पर तो फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि F डॉट डी एस कितना होता है वहाँ पर, cos 90 इज 0, तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 0 हो गया। और हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है यहाँ पर K2 माइनस K1, और वही 0 हो गया तो K1 किसके इक्वल आ गया, K2 के इक्वल आ गया। मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी, रिमेन सेम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के वर्क डन की बात करी जाए तो वो 0 होता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर फोर्स 0 हो गया, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसको हम आगे करके देखेंगे किस तरीके से। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक केस गिवन है कि व्हेन V पैरेलल टू B, अगर V B के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B वेक्टर, यहाँ पर कोई एक चार्ज है जिसकी स्पीड मान ली V है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखो QVB की बात करी जाए, QV क्रॉस B, अब यहाँ पर क्या होता है QVB साइन थीटा, तो V और B के बीच में एंगल कितना है, 0, तो साइन 0 0, तो आंसर कितना आया, 0। मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो पाथ क्या रहेगा इसका, सिंपली स्ट्रेट लाइन रहेगा एंड कोई यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करी जाए व्हेन V परपेंडिकुलर टू B, यानी कि देखो यहाँ पर इनवर्ड में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इस डायरेक्शन में V गिवन है, तो VB यानी कि फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसकर बात करी जाए तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में QVB, और ये फोर्स क्या है अभी फिलहाल कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये क्या बना रहा है, प्योर, इट इज प्योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसकी रेडियस क्या होती है, R इज इक्वल टू mv बाय QB, और ये जो टाइम पीरियड इसका होगा वो होगा 2 पाई m बाय QB। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द जेई मैन, ये बार बार पूछा जाता है, R और T का रिलेशन या फिर R और T की वैल्यू जो आपको इस फॉर्मूले से आसानी से मिल सकती है। ध्यान रखें, व्हेन V परपेंडिकुलर टू B देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। देखो यहाँ पर B फिर से वही गिवन है, ठीक है, लेकिन क्या किया इस बार कि इसको हमने सिंपल आगे या पीछे ना फेंक के किसी एक एंगल थीटा पर ही प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरीके से V वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो इसका वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वो वाला जो पैरेलल होगा और दूसरा वो वाला जो इसके परपेंडिकुलर होगा। और हम जानते हैं कि V क्रॉस B यानी कि परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं सर्कल करवाएगा, एंड V पैरेलल वाला इसको आगे लेकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं कौन सा पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर V पैरेलल कांस्टेंट है तो ये बनेगा कांस्टेंट पिच। अब पिच क्या होती है, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ पर गए एंड फिर से उसी लेंथ पर आ गए, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं घूम के आया और फिर से इसी डिस्टेंस पर आ गया, इसी लेंथ पर, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट पिच मिलती है। अगर बात करी जाए यहाँ पर V परपेंडिकुलर, देखो क्या बोल रहा है कि हेल्पिंग फॉर मूविंग इन सर्कल। V परपेंडिकुलर क्या करता है कि सर्कल में मूव करने में हेल्प करवाता है, और आगे बढ़ने का काम कौन करवाता है, वो करवाता है V पैरेलल। अगर R की बात करी जाए तो R इज इक्वल टू क्या होता है, mv बाय QB। अब देखो यहाँ पर V जो इसको सर्कल करवा रहा है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे, mv परपेंडिकुलर बाय QB।
एंड t इज इक्वल टू देखो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं करता, किस एंगल से हम फेंक रहे हैं, कितनी वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहता है। अगर b हमारा कांस्टेंट है तो सिंपल 2 पाई m अपॉन क्यू बी यहाँ पर भी था और 2 पाई m अपॉन क्यू बी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड नेवर डिपेंड्स ऑन थीटा एंड एसेट्रा एसेट्रा, इट डिपेंड्स दैट मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। जैसे कि मेरे पास कोई एक सिंगल चार्ज है किसी एक r डिस्टेंस पर, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसकी स्पीड यहाँ पर v है एंड एंगल थीटा है v और r के बीच में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई v क्रॉस r डिवाइड बाय में r क्यूब। जैसे बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था उसी जगह से लगभग मैच होता है, तो इसको याद रखिए μ0/4 पाई v क्रॉस r बाय r क्यूब। वहाँ dl क्रॉस r था, यहाँ v क्रॉस r है, सिंपल सा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देके देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट केस में है कि व्हेन E पैरेलल टू B, यानी कि E और B दोनों एक साथ यहाँ पर गिवन हो तब क्या होगा। तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर B के साथ में कोई चार्ज छोड़ा जाए तो B की वजह से यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सेलरेशन लगाती है QE/m। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर आ सकता है बट मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बेसिक सा ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर मेरा U परपेंडिकुलर टू E विथ E पैरेलल टू B, E और B दोनों साथ में गिवन है इस तरीके से, और उसी के साथ में मेरा U जो है परपेंडिकुलर टू E है, मतलब यहाँ पर इस E या B की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं। तो हम जानते हैं कि V यहाँ B यहाँ, तो V क्रॉस B यानी कि फिर से क्या बनेगा, यहाँ पर हेलिकल पाथ बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ की वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रही, बढ़ती हुई वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, मतलब मेरी पिच भी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर R की बात करी जाए तो V क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देखो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, तो mu/qb, और टाइम पीरियड किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो सिंपल 2 पाई m/qb आपका आंसर हो जाएगा। तो हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच एक्सलरेटेड, क्योंकि यहाँ पर कौन सी फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर व्हेन U एंड E एट एन एंगल थीटा। बहुत ही आसान केस है, फिर से वही E और B तो साथ में ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो V cos थीटा एंड V sin थीटा दो कंपोनेंट तो इसके आने ही आने हैं। अब हम जानते हैं कि सर्कल कौन करवाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि V sin थीटा वाला, एंड आगे कौन बढ़ाएगा, V cos थीटा वाला। तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, जो वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, तो mv sin थीटा बाय क्यूबी, और टाइम पीरियड किसी पे भी मैच डिपेंड नहीं करता है। देखो 3-4 केस पड़े, सभी में टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ओनली b पे डिपेंड करता है, b कांस्टेंट है, हमारा काम चल जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कितना हमने जो पढ़ा है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस और सिंपल सा केस है कि व्हेन E परपेंडिकुलर टू B, याद रखिए इसको, व्हेन E परपेंडिकुलर टू B, E perpendicular to B, if E and B are perpendicular and if we drop a charge particle in it then it will take cycloid path। क्या बोला इसने, साइक्लोइड। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन देखा, हेलिकल देखा, और जहां पर E परपेंडिकुलर B आ गया वहां पर कौन सा पाथ हो जाएगा, साइक्लोइड पाथ हो जाएगा। ये पाथ कैसा होता है, अगर मेरी यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है तो वहां पर चार्ज कैसे चलेगा, इसे टिचुक 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 टिचुक, इस तरीके से साइक्लोइड पाथ लेगा और अपना पाथ बनाएगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम साइक्लोइड पाथ। ठीक है, कब, जब E मेरा परपेंडिकुलर टू है B पे। ये कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, टिक करना है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट साइक्लोइड पाथ व्हेन E परपेंडिकुलर टू B। तो यहाँ पर एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, उसमें कोई वायर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसकी लेंथ यहाँ पर dl है, इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा I dl क्रॉस B। याद रखिए इस फॉर्मूला को, I dl क्रॉस B। कोई भी वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, I dl क्रॉस B फोर्स लगता है। देखो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है समझने की, कि अगर मेरा वायर कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो, यहाँ पर तो सिंपल वायर था डीएल लेंथ का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा वायर देखो कैसा है, 1 2 3 तीन पार्ट में मुड़ा हुआ है। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही थी, ये लेंथ इसकी L1 थी, ये L2 थी और ये L3 थी, और मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर गिवन थी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके लिए ILB लगाएंगे, इसके लिए ILB, इसके लिए IBL, देन लास्ट में इनको ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको इस तरीके से लो के वेक्टर सम हो रहा है, जैसे कि
1 2 3। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि स्टार्टिंग जहाँ से की एंडिंग वहाँ पर की, ये वाली पूरी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी। तो हमें वही करना है, हमें डायरेक्ट रिजल्टेंट लेना है एल वेक्टर। तो एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ पर आई एल क्रॉस बी, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वहाँ पर इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रख के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू वायर्स इज बोथ इन्फिनिटिव। मेरे दो वायर्स गिवन है, दोनों के दोनों क्या है, इन्फिनिटिव है। अब फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं कि सेम डायरेक्शन, और सेकंड में लेके चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन मेरी सेम हो जाएगी तो फोर्स कौन से होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। और अगर मेरी डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो गई बाय चांस, तो फोर्स क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहने वाला है, क्योंकि वायर इनफाइनाइट है, बहुत लंबे वायर है, तो हम किसी एक यूनिट लेंथ या किसी एल लेंथ की हमेशा बात करेंगे। तो एफ बाय एल इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। डी इनके बीच की डिस्टेंस होती है ये वाली। तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। करंट अपोजिट हो गई तो रिपल्सिव, सेम डायरेक्शन में हो गई तो अट्रैक्टिव। इतना सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि फोर्स ऑन लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी लूप हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स क्या होता है, एफ नेट 0 होता है। हम करके भी देख सकते हैं, जैसे करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फोर्स क्या होता है, ILB। तो देखो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करें तो करंट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यानी कि फोर्स इस तरफ हुआ, तो इस पर फोर्स कहाँ आया, इस तरफ आया। इसकी बात करते हैं तो ये वाला यहाँ पर, यानी कि करंट यहाँ इस तरह से देखिए अंदर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ, देन फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ आया, इस डायरेक्शन में आया। तो इस तरीके से चारों तरफ के फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पर एफ नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप में फोर्स कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, हमने डाइपोल मोमेंट सीखा है। डाइपोल मोमेंट क्या था हमारा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यानी कि प्लस और माइनस दो चार्ज गिवन होते थे सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी, L। तो इनके किसी पॉजिटिव चार्ज Q और बीच की डिस्टेंस L के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट बोलते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो हम इसकी पोल की क्या करते हैं, पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, जिसके यहाँ पर हमने -m, यहाँ पर हमने +m नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसकी लेंथ से, और ये हो जाता है m वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू ml वेक्टर। क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और हम डाइपोल मोमेंट में क्या करते थे, माइनस से प्लस में डायरेक्शन लेते थे। तो यहाँ पर भी -m से +m में क्या करना है, डायरेक्शन लेनी है, और हमारा आंसर आ जाएगा m वेक्टर इज इक्वल टू ml वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल तो हमने दिया, लेकिन इसका एक और तरीका क्या होता है कि अगर मैं इस मैग्नेट को लूप से चेंज कर दूं, उसमें करंट I फ्लो हो रही हो, तो जितना यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट कर रहा था ये, उतना का उतना इफेक्ट ये भी क्रिएट कर सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली m वेक्टर इज इक्वल टू IA वेक्टर। A इज द एरिया वेक्टर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा एरिया वेक्टर भी निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला एक और होता है IA वेक्टर। इट इज डिफाइंड फॉर एनी करंट कैरिंग लूप, किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया जा सकता है। एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द लूप, जिस डायरेक्शन में हम लूप की डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, वहीं पर हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, m वेक्टर इज इक्वल टू ml वेक्टर एंड m वेक्टर इज इक्वल टू IA वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कोई भी एक लूप गिवन हो, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क लगता है, तो वो लगता है m क्रॉस b। m इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्रॉस b वेक्टर। और अगर बात करी जाए मैग्नीट्यूड वाइज तो हो जाता है mb sin थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था mb sin थीटा हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर दो केस लिए हैं कि एक लूप में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, और लूप की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड। देखो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है तो इनवर्ड डायरेक्शन कितनी हो गई, लूप की हो गई। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट तो अंदर की तरफ हो गया, एंड यहाँ पर जो हमारा B है वो ऊपर हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जैसे ये आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है लूप की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो केसेस होते हैं, अगर आ जाए तो टिक करने में आसानी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बहुत ही आसान टॉपिक बचा है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड
एट द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट। हमने डाइपोल मोमेंट के केस में भी एक्सिस पे एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या निकाले थे, फॉर्मूलाज निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर हमें किसके निकालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर मैग्नेट पुट की, डिस्टेंस r पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था 2kp/r³। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 k की जगह क्या करना है μ0/4π, p की जगह m एंड r का r/r³। तो 2kp/r³ की जगह 2 μ0/4π m/r³। सिंपल हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी। अगर बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो वहाँ पर आया था kp/r³। तो यहाँ पर k की जगह μ0/4π, देन p की जगह m, देन r³। तो वो फॉर्मूला अगर याद है तो इनको भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा एट बाइसेक्टर पॉइंट। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले तो वहाँ पर होती थी कितनी, -p.E, जो यहाँ पर -m.b। बस वहाँ के p को हम एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ के m से, यहाँ के k को हम एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ के μ0/4π से। बस इतना सा काम हमें यहाँ पर करना था। लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ बचता है, बहुत ही आसान टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ नॉर्मल मैग्नेट। मतलब कि हम अगर कोयल को नॉर्मल मैग्नेट के बीच में रखते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्मल मतलब कि कोई भी क्यूबिकल जो होती है मैग्नेट, बार मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, उसके बीच में अगर कोयल रखी जाती है तो यहाँ पर जो आई का फॉर्मूला होता है वो होता है c∼/AB sin अल्फा। और अगर मैंने यहाँ पर हॉर्स शू मैग्नेट रख दी, यानी कि इस तरीके की मैग्नेट रख दी, तो यहाँ फॉर्मूला बन के आएगा I = c/AB थीटा ओनली c/AB थीटा। क्योंकि जब हम हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, ऑटोमेटिक 90 हो जाती है, अल्फा की वैल्यू 90। तो साइन अल्फा मुझे मिलता है यहाँ पर 1। देखो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि जो मैं इन दोनों के बीच में लूप को लटकाऊंगा, यहाँ पर हैंग कराऊंगा, वो कितने एंगल से ट्विस्ट कर गया, वो एंगल कितना होता है हमारे पास, थीटा होता है। एंड अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन m एंड b, वो होता है अल्फा इन केसेस में। लेकिन जब मैं हॉर्स शू मैग्नेट यूज करता हूँ तो मेरा ऑलवेज m और b के बीच में एंगल क्या रहता है, 90 ही रहता है। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही रहेगी हॉर्स शू के केस में। C की बात करी जाए तो वो होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, जो कि हम जानते हैं बेसिकली हमने SHM वगैरह में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हुए। आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला इसमें है, लेकिन क्वेश्चन उतने टफ नहीं होंगे, याद होगा ये फॉर्मूला तो आसान रहेगा करने के लिए। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर JEE मेन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A कैरिंग करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन। करंट फैली हुई है किसी A रेडियस के करंट कैरिंग वायर में। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस A/3 एंड 2A रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। हम जानते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला फॉर B फ्रॉम द बिकॉज ऑफ वायर वो क्या होता है, μ0/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन इसने बोला है कि इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग यानी कि इनफाइनाइट वायर है, तो B = कितना हो जाएगा, यहाँ पर I भी आता है, तो μ0I/2πd। ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ गया। अब हमें करना क्या था, इस वायर की वजह से, ये वायर की यहाँ पर जो रेडियस है वो A है, इससे हमें A/3 एंड 2A, 2 पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम B1 नाम दे देते हैं इसके लिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, μ0J/2। मैंने लिखवाया है फॉर्मूला, इसके लिए याद रखें, अंदर जाते ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जबकि होलो होता तो उसके लिए क्या करते हैं हम, 0 कर देते। तो यहाँ पर μ0, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो J मतलब क्या होता है, J मतलब होता है करंट, हमने यहाँ पर करंट मान ली, I/एरिया, तो एरिया मान लेते हैं यहाँ पर πr²। और हमने यहाँ पर देखा है कि इसकी रेडियस कितनी गिवन है, A, तो πa² मान लेते हैं। तो J की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर μ0 J = I/πa²। देन R की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, यहाँ पर R गिवन है A/3, तो A/3। एंड यहाँ पर क्या गिवन है 2, तो ये हो गया 2। ये क्या निकल के आ गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई। अब बात करते हैं B2 की, तो बाहर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला सिंपल यही वाला हो जाएगा, μ0I/2πd। तो μ0I की बात करी जाए तो I हमें I ही गिवन है अपॉन 2πd, D हमें गिवन है यहाँ पर 2A। हमें करना क्या था, सिंपली यहाँ पर देखो क्या बोला इसने,
एक्स यहाँ पर रेशियो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, तो क्या करना है B1/B2 करना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या कट गया, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया और इस ए से ये वाला ए भी कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है हमारे पास, यहाँ देखो B1 में बचा 1/3 डिवाइड बाई 2 एंड इसमें बचा 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया 2/3। ऑप्शन मैच करके देखते, देखो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो कितना आसान था फॉर्मूला और कितना आसान था इसको अप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोनल शेप ऑफ कॉइल ऑफ 10 सेंटीमीटर 15 टन्स एंड कैरिंग करंट आई इन यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई इज। हमें क्या कर रखा है कि हेक्सागोनल गिवन है, जैसे मैंने पहले ही बना के रख दिया है, यहाँ पर एक हेक्सागोनल गिवन है यहाँ पर हमें ये वाला, इसके किसी सेंटर, इस सेंटर में हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसकी ईच वायर की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पर ऐसे कितने टन से 50 टन से, कितने n इक्वल टू इसने बोला है 50 टन्स हैं। तो हमें इस टर्म्स में क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर। अब मुझे बताओ, हमने एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, ऊपर भी हमने यूज़ किया जस्ट अभी, कि अगर किसी एक L लेंथ का वायर हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला होता है ना। ये अभी इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट की कंडीशन में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, लेकिन यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ फिक्स रख दी गई है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी एक वायर की वजह से, एक स्मॉल पार्ट की वजह से क्या करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। देन इन 6 की वजह से निकालना है तो हम क्या करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हर एक की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही रहने वाली है, इसलिए हम सभी को लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। तो B की वैल्यू होती है सिंपली यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट आई मान लेते हैं यहाँ पर अपॉन में, आई की वैल्यू गिवन है हमें, शायद आई थिंक आई की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें इसी के फॉर्म में लेके आना है, आई के टर्म्स में, तो हमने आई मान लिया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब यहाँ पर देखो डी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास डी है, ये वाला डी, तो अगर मेरे पास ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, इतना वाला ये वाला 5 हो जाएगा, ये एंगल टोटल 60 होता है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, हम इसमें अगर कोस थीटा अप्लाई करें, क्या करें हम कोस थीटा, तो वो होता है बेस बाय, सॉरी यहाँ पर हम टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना गिवन हम मान लेते हैं x गिवन है, ये वाला x गिवन है, एंड हमारे पास जो ये हाइट गिवन है वो कितनी है 5 गिवन है 5, और सामने 10 30 कितना होता है 1/√3 हो जाता है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर, x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/√3, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5/√3। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 10 30 था, हमने 10 30 लगाया, बेस बाय यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, आई थिंक मैंने पहले बेस कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, कुछ मिस्टेक है, रुको 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 रुको, x/5 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/x, क्योंकि बेस नहीं होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो 5/x हो जाएगा, तो ये आएगा 1/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 निकल के आ गई। अब यहाँ पर देखो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये वाली जो हमने x माना था वो है 5√3, तो यहाँ पर हम 5√3 प्लेस करेंगे। अब ये किस में था, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब साइन θ1 प्लस θ2, तो देखो ये रहा θ1 और ये रहा θ2, दोनों के दोनों 30 है, तो साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2 इज ओनली 1, तो b निकल के कितना आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 5√3 मल्टीप्लाई विथ 10 आ गया। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, म्यू नॉट आई बाय पाई, यानी कि हमें इसको अलग करना है इन तीनों को और बची वैल्यू का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हो गया 100/4 5√3, तो यहाँ पर आया 5/√3 एंड यहाँ पर हो जाएगा √3 विथ √3, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया 5/3√3। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन 6 के लिए निकालना है, तो हम 6 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर ओनली फॉर 10√3, ये हो जाएगा 10√3।
तो ये हमारे पास क्या आंसर निकल के आ गया 10√3। ये किसके लिए निकल के आया, इस पूरे के पूरे एक लूप की वजह से आ गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टन्स कितने हैं, टन्स हमारे पास है यहाँ पर 50 टन्स, यानी कि ये काम हमें 50 टाइम्स करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 10√3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 500√3। और मेरा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है 500√3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन आसान है देखा जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि वायर ए बेंड इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये वाला एक वायर है जिसका ये वाला आर्क हमें गिवन है, इसमें 2 एम्पियर की करंट है, उसकी रेडियस कितनी गिवन है, हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। एक अनदर वायर बी भी है, ऑल्सो बेंड द शेप ऑफ आर्क सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इसकी करंट कितनी है, यहाँ पर 3 एम्पियर की है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। आर प्लेस्ड एज शो इन द फिगर। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर। इस सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। देखो हम जानते हैं किसी भी आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 I थीटा बाय 4 पाई r। मैंने आपको बोला था कि इसको याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। अब क्या करना है, हमें एक बार b1 निकालना है a के लिए, देन b2 निकालेंगे b के लिए और देखेंगे कि क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं b ड्यू टू a। अब यहाँ पर μ0 I करंट कितनी फ्लो हो रही है, फर्स्ट वाले में करंट है 2 एम्पियर, μ0 I थीटा बाय यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई डी। तो रेडियस इसकी कितनी गिवन है, 2 गिवन है इसकी, तो 4 पाई इंटू 2 एंड थीटा कितना गिवन है, देखो यहाँ पर ये थीटा यहाँ पर इतना गिवन है कि यहाँ पर 2 पाई में से माइनस किया हुआ है 90, यानी कि यहाँ एंगल कितना है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। सिंपल में ऐसा कर लो, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 करो तो 4 पाई बाई 2 माइनस पाई, तो 3 पाई बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 2 ये किसकी वजह से हुआ, वायर ए की वजह से। अगर बात करी जाए बी की वजह से, बी ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा μ0 I, उसमें करंट कितनी है 4 एम्पियर, आई थिंक 3 एम्पियर है, यहाँ पर करंट है 3 एम्पियर है, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो करंट कितनी हो गई 3 अपॉन में 4 पाई, रेडियस इसकी गिवन है 4। एंगल कितना गिवन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एंगल गिवन है ये वाला इस तरीके से 2 पाई माइनस पाई बाय 6, कितना एंगल गिवन है 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पाई बाय 3। देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इसको, 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब क्या बोला है, हमें सिंपली यहाँ पर रेशियो निकालना है ड्यू टू ए एंड बी, मतलब हमें बी ए बाय बी बी करना है, यहाँ पर ये बी ए बाय बी बी करना है। तो क्या होगा, μ0 एंड 4 पाई ने μ0 एंड 4 पाई को काट दिया, 2 ने 2 को यहाँ मार दिया, पाई ने पाई को यहाँ मार दिया। अब क्या बचा देख लो, यहाँ पर बचा ऊपर 3/2, यहाँ बचता है 3 ने 3 को काट दिया तो ओनली यहाँ पर बचेगा 5, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है, 3 ने 3 को मार दिया, यहाँ कितना बचा 5 एंड 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया 2, तो ये बचा हमारे पास 6/5, ओनली 6/5 इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर मैच हो गया 6/5, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस। इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रेंट है वाई एक्सिस में चलने के लिए विथ वेलोसिटी स्पीड 0.1 c, speed of light, okay, in the presence of electromagnetic wave whose electric field is given by E equal to 30 j cap sin। इस तरीके से इक्वेशन गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी C इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन चार्ज दिस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू बाय द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है Q V क्रॉस B। इसने बोला मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब आता है क्रॉस B की वैल्यू, जब साइन 90 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली QVB हमें निकालना है। यहाँ पर हमारे पास देखो Q कितना गिवन है 1.6 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी गिवन है 0.1 c, मिसिंग क्या है ओनली एंड ओनली B। अगर B की वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। हम जानते हैं कि एक वैल्यू होती है कि E0 इज इक्वल टू या E0 बाय B0 इज इक्वल टू C, मतलब मुझे अगर यहाँ पर B0 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, E0 बाय C करूँगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा हुआ है। E0 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, यहाँ पर 30 गिवन है, तो 30 को क्या करेंगे, सिंपली
30 बाय सी की वैल्यू को सी एज इट इज रहने दो। इस वैल्यू को तुम क्या करो, यहाँ पर पुट कर लो, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे बी की जगह पर। तो क्या होगा 30 बाय सी, सी ने सी को मार दिया। अब देखो कितना बचा, इस पॉइंट ने इसको भी मार दिया, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 1.6 से, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 न्यूटन। देखो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, ए वाला। कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। थोड़ा सा नॉलेज चाहिए किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए। जेईई 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। तो देख सकते हो कैसे आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि अ पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन एक्सपीरियंस अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स KVI VY IK plus VX JK, where VX and VY are the X and Y component of its velocity, X and Y components of its velocity. If A is the acceleration of the particle, then which of the following statement is true for the particle? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है और कुछ हमें गिवन है। यहाँ पर देखो क्या गिवन है। सबसे पहले इसने बोला कि फोर्स जो है वो है K VY IK, ध्यान रखना इस चीज का, देन VX JK, एंड वेलोसिटी में हमें यहाँ पर गिवन है। देखो बोला नहीं है इसलिए इसने बोल जरूर दिया। देखो यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या है, कंपोनेंट है वेलोसिटी v के, तो v भी हमें यहाँ पर गिवन है vx ik प्लस vy jk। हम यहाँ पर उल्टा चलते हैं कि f इसने बोला क्या है, कौन सा ट्रू है, ट्रू बताना है हमें यहाँ पर। F अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स ऊपर गिवन है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है, ऐसा बोला जा रहा है, अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब फोर्स निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B होता है। और हम जानते हैं कि अगर V क्रॉस B करवाया जा रहा है, उसकी हेल्प से जो F वेक्टर आएगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा एंड B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसको सही होना है, इस ऑप्शन को सही होना है, तो उस कंडीशन में मेरा क्या होना चाहिए, F डॉट V इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो करके देखते हैं एक बार F डॉट V क्या हो जाएगा। देखो F तो ये रहा, V ये रहा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया जाए अगर, तो ये आता है Vx Vy प्लस Vx Vy, यानी कि 2Vx Vy हमारा आंसर आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाला कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करें, V क्रॉस A इज कांस्टेंट। देखो V क्रॉस के A क्या बोल रहा है, यहाँ पर V क्रॉस A वेक्टर। अब A क्या है, यहाँ पर देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है MA, तो A वेक्टर भी हो जाएगा यहाँ पर K बाय M एंड VY IK प्लस VX JK। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। V क्रॉस A कैसे निकालते हैं हम, सिंपली क्या करेंगे, V क्रॉस A के लिए I J एंड K, हम वो वाला मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट वाला। उसमें क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। I की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर V के लिए, तो V के लिए Vx एंड यहाँ पर Vy और K के लिए 0। सेम यहाँ पर A के लिए Vy Vx एंड 0। अब हम जानते हैं इसको सोल्व कैसे करना है, सिंपली I कैप के लिए सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन हम माइनस करके J कैप के लिए करेंगे तो भी 0 आएगा। देन फाइनली अगर हम K कैप के लिए करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी Vx स्क्वायर माइनस Vy स्क्वायर, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर V क्रॉस A वेक्टर किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर Vx स्क्वायर माइनस Vy स्क्वायर K कैप। तो आई थिंक ये भी कांस्टेंट तो दिखाई नहीं दे रही, फर्स्ट ग्लांस में कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि Vx Vy क्या है, वेरिएबल्स है, तो ये तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी गलत हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वी नेट निकालता हूँ तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का रूट आता है, और Vx Vy चेंज कर सकता है, तो Vx Vy चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्वांटिटी V डॉट A इज कांस्टेंट इन टाइम। अब देखते हैं V डॉट A क्या होता है, V डॉट A, हमने V और A तो निकाल ही लिए थे यहाँ पर, अब सिंपली V डॉट A करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vx Vy। अगेन वही बात हो गई कि हमें क्या करना है, V यानी कि Vx I कैप को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर डॉट A के साथ, जो गिवन है हमें यहाँ पर K बाय M, ये हो जाएगा यहाँ पर Vi I कैप प्लस Vx J कैप। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आ रही है, 2Vx Vy यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि चारों ऑप्शन क्या हो गए,
रॉन्ग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक और डालना पड़ेगा आपको, थोड़ा माइंड और लगाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या है, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक्सेलरेशन तो आ गया, ये वाला ये रहा एक्सेलरेशन, ये F इज इक्वल टू एम ए की हेल्प से। लेकिन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, यानी कि अगर मैं ए एक्स की बात करता हूँ तो ए एक्स मेरे पास क्या है, के बाय एम वी वाई, यही है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी, यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको मैं डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के बाय एम वी वाई। ओके, देन यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो ए वाई भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, के बाय एम वी एक्स। देन यहाँ पर इसको मैं डी वी वाई बाई डी टी लिख सकता हूँ इक्वल टू के बाय एम वी एक्स। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो तुम 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, डी वी एक्स बाई डी वी वाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या निकलता है, यहाँ पर क्रॉस किया हमने तो निकल के आया ये डी वी एक्स। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, वी एक्स को डी वी एक्स इक्वल टू वी वाई को डी वी वाई। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन बन रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, देन वी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर प्लस 2c एंड वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2c, जो कि एक कॉन्स्टेंट है। मतलब मैंने यहाँ पर जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट किया था वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है, तो v क्रॉस a इक्वल टू आया 2c के, मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मेरा यहाँ पर थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ग्लांस में इसको दिखना बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा ज़्यादा बेसिक नॉलेज इसमें चाहिए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट वन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि a particle of charge q and mass m is moving in a velocity with velocity minus v I cap। नेगेटिव x में कितने वेलोसिटी चल रहा है, v वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है टुवर्ड्स द लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन YZ प्लेन। YZ प्लेन में एक स्क्रीन रखी हुई है, इसकी साइड में चल रहा है, उसके पास जा रहा है। एंड प्लेन एट डिस्टेंस d, ओके, इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट k कैप। k की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट k कैप। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन। देखो इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने यहाँ बना के भी रखा हुआ है ये वाला, कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, उसकी मास m एंड चार्ज q है, उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी गिवन है, हमें v गिवन है। वो इस प्लेन की तरफ जो कि डिस्टेंस d पर रखा हुआ है की तरफ चल रहा है और उसको इस तरीके से जाना है कि स्क्रीन से ना टकराए। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। पार्टिकल इस तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। पार्टिकल इस तरफ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरफ। तो फोर्स कहाँ लगा, इसको ऊपर की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल इस तरीके से ऊपर की तरफ घूम जाएगा। अब इसको यहाँ पर टकराना नहीं है तो उसको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि इसकी ये वाली डिस्टेंस क्या बन जाए, उसकी रेडियस बन जाए, तभी तो वो वहाँ से ऊपर घूम पाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि आर का नॉर्मल फॉर्मूला हम जानते ही हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी बाय क्यू बी। अगर ये आर मेरी ये डी बन जाए तो मेरा काम तो हो गया। तो डी इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। निकालना क्या था हमें, यहाँ पर हमें निकालना है कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू बी बाय एम, डी क्यू बी बाय एम, डी क्यू बी बाय एम। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मैच कर रहा है और ये आंसर हो गया। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर लग जाए तो देखा आपने कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक फॉर्मूला की बेस पर। फॉर्मूला याद है तो काम आसान हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन टफ बन जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा लेवल में था, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे क्या थे, आसान थे। तो फॉर्मूला पर फोकस करके जाओ तो आपको जरूर एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।